Good morning, students. Previously, we have completed about half the chapter, the Mughal Empire, because this is a big chapter. So, the remaining chapter will be completed today. We have studied about the genealogy, that is the dynasty, different rulers of the Mughal Empire, and now after studying the ruler, we study different topics. So first is Mughal traditions of succession. मुगल्स जो होते थे उनमें सक्सेशन का क्या ट्रेडिशन था, किस तरीके से वे किंग या एम्परर बनते थे. सो देयर इज ए टर्म विच इज कॉल्ड प्राइमोजेनिचर. प्राइमोजेनिचर क्या होता है कि जब किंग का जो एल्डेस्ट सन होता है वही किंग बनता है, तब उस सिस्टम को प्राइमोजेनिचर कहते हैं. एंड देयर इज another term which is called कोपार्सिनरी. कोपार्सिनरी इनहेरिटेंस क्या होता है, उसमें जो किंगडम का बंटवारा होता है वो एक किंग के सभी सन आपस में कर लेते हैं, तो इसको कोपार्सिनरी इनहेरिटेंस कहते हैं. तो मुगल्स में प्राइमोजेनिचर सिस्टम नहीं था, क्योंकि इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि जो एल्डेस्ट सन है वही किंग बनेगा. तो मुगल्स ने जो तिमूर डायनेस्टी थी उसका जो कस्टम था कोपार्सिनरी इनहेरिटेंस, उसको फॉलो किया. जिस तरीके से जब बाबर मर रहा था, यानी कि जब अपनी फाइनल स्टेज पे था, तब उसने अपने सन हुमायूं से कहा था कि बेटा आप और अपने भाइयों के साथ राज्य का बंटवारा कर लेना और सभी जो है शांतिपूर्वक शासन करना. तो इस प्रकार मुगल्स में कोपार्सिनरी इनहेरिटेंस देखा जाता है. ये जो कोपार्सिनरी इनहेरिटेंस है ये मेनली तिमूरी डायनेस्टी से आया है. तिमूर जो डायनेस्टी थी, ये जो बाबर थे, बाबर के जो पिता थे, ग्रांड फादर जो थे बाबर के, वो तैमूर थे. और जो बाबर की माता थी वो मंगोल से थी. दैट वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स. मुगलों के दूसरे रूलर्स के साथ किस तरीके के रिलेशंस थे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन दैट बाबर invaded India and founded the Mughal dynasty, and after that his son Humayun, he became the emperor. उसके बाद हुमायूं का सन था अकबर, who is the most famous मुगल एम्परर. तो अकबर ने क्या किया, उसने दूसरे रूलर्स को डिफीट करने के बाद उनको ह्यूमिलिएट नहीं किया, उनको उनकी बेइज्जती नहीं की, बल्कि उनको अपने ही जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें उन्होंने एक तरीके से रिक्रूट कर लिया. हालांकि देयर आर सम रूलर्स लाइक वी कैन से सिसोदिया राजपूत. जो सिसोदिया राजपूत थे, जो कि मेनली मेवाड़ से रूल करते थे, तो सिसोदिया राजपूत ने मुगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया. लेकिन अकबर के जो सन था जहांगीर, उन्होंने सिसोदिया राजपूत को भी जो है घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया. एंड इन द लास्ट सिसोदिया राजपूत वर आल्सो सबमिटेड अगेंस्ट द मुगल्स. सो अकबर की पॉलिसी क्या थी कि वो कनकर तो करता था, लेकिन उसके बाद उसको ह्यूमिलेट नहीं करता था और उनसे एक तरीके से मित्रता कर लेता था. अकबर ने कई राजपूत के जो राजा थे उनकी डॉटर से
मैरिज की और अपने जो सन थे उनकी भी मैरिज उनसे कराई। फॉर एग्जांपल जो जहांगीर थे, जिसको बचपन में सलीम कहते थे अकबर, उनकी माता जो थी वो आमेर के एक राजपूत राजा की पुत्री थी। और इसी प्रकार जो शाहजहां थे वो भी एक राठौर प्रिंसेस है, उनके पुत्र थे। सो अकबर की पॉलिसी बहुत ही कोऑपरेट करने वाली। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, मनसबदार एंड जागीरदार। मनसबदार क्या होते थे एंड जागीरदार क्या होते थे, इसको हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि एक और टर्म है जमींदार। तो बच्चे जनरली जागीरदार और जमींदार में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो व्हाट इज मनसबदार? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द मनसबदार। मुगल जो एम्पायर थी वो धीरे धीरे एक्सटेंड कर रही थी, और एक्सटेंड करने के साथ ही इसी एम्पायर को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट ऑफिशियल्स की नियुक्ति की जाती है, उनको रिक्रूट किया जाता है। पहले मुगल एम्पायर से पहले दिल्ली सल्तनत थी। दिल्ली सल्तनत में जो मेनली एडमिनिस्ट्रेशन था वो टर्किश नोबल्स के पास था, जिन्हें तुरानी कहा जाता था। लेकिन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, अकबर डिफरेंट सोशल ग्रुप को एडमिनिस्ट्रेशन में लाने लगते हैं, उनको रिक्रूट करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल इरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, तो राजपूत, मराठास। तो जब इनको इसमें रिक्रूट किया जाता है तो इनको मनसबदार के तौर पे एनरोल किया जाता है। मनसबदार क्या है? मनसबदार उसको कहते हैं that holds the mansab. And what is mansab? Mansab refers to a rank. mansab एक रैंक या पोजीशन होती है जो कि किसी भी ऑफिशियल को जो कि रिक्रूट होता है उसको दी जाती है। एंड द mansab, it is like a grading system. It is like a grading system जिससे कि रैंक, उस ऑफिसर की रैंक, उसकी सैलरी और उसकी मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी ये डिटरमाइन की जाती है। जैसे कि हमारे इंडिया में मतलब इस समय डिफरेंट रैंक होती हैं। चीफ मिनिस्टर हुआ, फिर उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर हुए, फिर दूसरे मिनिस्टर हुए, फिर और नीचे आती हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम आ जाता है। इस तरीके से डीएम, एसडीएम, ये तमाम जो ऑफिसर्स होते हैं इनकी जो है एक तरीके से रैंक होती है, ग्रेडिंग सिस्टम होता है, और इसी के आधार पे सैलरी इनकी डिसाइड होती थी। ओके, सो मनसब इज बेसिकली a grading system that was started by the अकबर। और इसमें जो मनसबदार होता था उसको सैलरी किस हिसाब से देते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रैंक है ये किस तरीके से डिसाइड होती थी इसको जान लेते हैं। रैंक ये जो डिसाइड होती थी, रैंक वाज डिसाइडेड बाय ए न्यूमेरिकल नंबर विच इज कॉल्ड जात। जात से रैंक डिसाइड होती थी। रैंक और सैलरी, जितनी अधिक जात होगी उतनी अच्छी रैंक होगी और उतनी अधिक सैलरी होगी। और एक और टर्म होती है सवार। सवार से उसकी जो मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिसाइड होती थी। सवार यानी कि सवार रेफर्स टू द नंबर ऑफ कैवलरी मैन, यानी उसको कितने घुड़सवार रखने होते थे, दैट डिसाइड्स द सवार। तो अब आते हैं इनको मनसबदार को सैलरी किस तरीके से मिलती थी। मनसबदार रिसीव देयर सैलरी एज रेवेन्यू असाइनमेंट। उनको रेवेन्यू असाइनमेंट दिया जाता था जिसको जागीर कहते थे, यानी उनको सैलरी कैश में नहीं मिलती थी, उनको जागीर दे दी जाती थी। जैसे कि दो गांव या 4 गांव, उसको 6 गांव, जिस तरीके से उसकी रैंक होती थी, जो उसका ये जात होता था उस हिसाब से उसको जागीर दी जाती थी। जागीर एक तरीके से जो लैंड होती थी उसको जागीर कहते थे।
और इस विद इन द टेरिटरी ऑफ दिस जागीर जो भी टैक्स होता था वो टैक्स वो उस मनसबदार को प्राप्त होता था। एंड दीज जागीर्स इससे पहले जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी इक्तास की तरीके से थी। इक्तास जैसे जैसे इक्ता थी वैसी ही ये जागीर होती है। और जागीर को जो होल्ड करता था उसको जागीरदार कहते थे। यानी कि मनसबदार और जागीरदार ये जो है मोस्टली सेम पर्सन हुआ करते थे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो मनसबदार है वो जागीरदार ही हो, क्योंकि कुछ को जो है सैलरी एज ए कैश भी दी जाती थी, बट मोस्टली मनसबदार गेट्स द जागीर, सो दे आर कॉल्ड जागीरदार। द पर्सन होल्डिंग द जागीर इज कॉल्ड जागीरदार। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, जब्त एंड जमींदार। पिछली बार लास्ट टॉपिक जो था वो था जागीरदार, हियर दिस इज टॉपिक जमींदार। सो अब जमींदार को समझते हैं। जमींदार कौन होते हैं? इन ए किंगडम और एम्पायर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो टैक्स लेता है, और टैक्स से ही सारा जो एक्सपेंडिचर होता है, सारा खर्चा होता है वो चलता है। तो जमींदार वो लोग होते थे जो कि इंटरमीडिएट्स के रूप में काम करते थे। दीज आर द इंटरमीडिएटरीज फॉर टू कलेक्ट द रेवेन्यू। टैक्स कलेक्ट करने के लिए जमींदार ये इंटरमीडिएटरीज का काम करते थे, जो पीजेंट्स होते थे उनसे, या जो गांव में आर्टिसंस होते थे उनसे, और जमींदार कोई भी हेडमैन ऑफ विलेज और लोकल चीफ्टन हो गया या गांव का सरपंच हो गया, जो कि रेवेन्यू को कलेक्ट करने में हेल्प करते थे, दीज आर कॉल्ड जमींदार्स। ओके, एंड व्हाट इज जब्त? जब्त वाज अ रेवेन्यू सिस्टम दैट वाज इन्वेंटेड बाय द टोडरमल। King Todermal was a minister in the court of अकबर। ये एक रेवेन्यू मिनिस्टर था टोडरमल, जिसने जब्त नामक रेवेन्यू सिस्टम को इन्वेंट किया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, अकबरनामा। व्हाट इज अकबरनामा एंड आईन अकबरी? अकबर ने अपने जो पूरे रेन था, जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको उसके बारे में लिखने के लिए अपने एक क्लोज फ्रेंड और एक कोर्टियर जिसका नाम था अबुल फजल, उसको कहा। तो उसने जो है पूरी एक हिस्ट्री लिखी पूरे रेन की, रोट अबाउट द हिस्ट्री। इसके 3 वॉल्यूम्स थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा, यानी जो हिस्ट्री जो लिखी उसका नाम था अकबरनामा, और इसके 3 वॉल्यूम थे, और थर्ड वॉल्यूम का नाम था आईन अकबरी। आईन अकबरी वाज द थर्ड वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा। एंड व्हाट इज अकबरनामा? अकबरनामा इज द हिस्ट्री ऑफ द अकबर्स रेन दैट वाज रिटन बाय अबुल फजल। ओके, अब अकबर की जो पॉलिसीज होती हैं उसको देखते हैं कि अकबर की क्या पॉलिसी थी। द whole empire of the kingdom, that is whole empire was divided into different सूबाज। जैसे प्रोविंस होते हैं, जैसे आजकल स्टेट्स होती हैं, उसी तरीके से पहले ये सूबे होते थे, और ईच सूबा वाज गवर्न्ड बाय ए सूबेदार। ईच सूबा वाज गवर्न्ड बाय ए सूबेदार, यानी सूबेदार जो था वो सुप्रीम ऑफिसर होता था किसी भी सूबा में, और इट हैज बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस। पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस इसके होते थे, और इसको फाइनेंशियल वर्क में हेल्प करने के लिए एक दीवान होता था। यानी दीवान जो था वो फाइनेंशियल ऑफिसर था, एंड जो सूबेदार था वो एक मिलिट्री ऑफिसर था।
इन एसोसिएशन विद पॉलिटिकल पावर्स। एंड ये जो सूबेदार होता था, इट इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू द किंग, दैट इज अकबर। एंड अकबर ने आगरा के पास फतेहपुर सीकरी को एस्टेब्लिश किया, और वहाँ पे वो जो डिफरेंट जो रिलीजन्स होते थे उनके जो भी ज्ञाता होते थे उनसे डिस्कशन करता था, लाइक उलेमास। जो इस्लाम में जिस तरीके से हिंदू धर्म में ब्राह्मण होते हैं, उसी तरीके से इस्लाम में उलेमा होते हैं। और इसके अलावा जेसुइट प्रीस्ट को, ज़ोरोएस्ट्रियंस को, इनके साथ जो है अकबर डिस्कशन करता था। उसने यहाँ फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनवाया और इसी में वो डिस्कशन करता था। और डिस्कशन करने के बाद वो उसने एक पॉलिसी बनाई, सुलह-ए-कुल। सुलह-ए-कुल का आइडिया आया, जिसका लिटरली यूज होता है यूनिवर्सल पीस। यूनिवर्सल पीस। सो यूनिवर्सल पीस मतलब वो पूरी तरीके से अपने किंगडम में ये चाहता था कि जो डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और उसका जो किंगडम है वो एक तरीके से स्टेबल रहे। तो इसके लिए अकबर ने सुलह-ए-कुल की पॉलिसी बनाई, और इस पॉलिसी को बनाने में हिज क्लोज फ्रेंड एंड कॉर्टियर अबुल फजल हेल्प। इसको बनाने में अबुल फजल ने उसकी हेल्प की। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर, एंड नाउ I'll give you homework. There are 2 questions in your book. Question number 1, which is match the following, and question number 2, fill in the blanks. You have to do by yourself, and on the next turn I'll provide the answers of these questions. So do honestly, and later I'll provide you answers. इसके बाद हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, और आपको ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में लिखने हैं, राइट डाउन करने हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर को ध्यान से देखिए। इसके बाद इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी, उस पीडीएफ से आप इसको रिवाइज करिए। ओके, हैव अ नाइस डे।